अगर ऐसी कोई चीज है जो 24 घंटे आपके साथ रहे, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, आपको इन्फेक्शन से बचा करके रखे, तो ऐसी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ रोल कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल का भी होता है। हे गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी इन ब्लड। दिस इज शुभम श्रीवास्तव। एक बेसिक आइडिया आपको मिल ही गया होगा कि आज हमारा डिस्कशन किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। बिल्कुल, आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 7 ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल के ऊपर। अगर एक सेल वॉल के ऊपर अगर हम डिस्कस करने जाएं तो हम पिछले कुछ लेक्चर्स को ध्यान में लाते हैं, जहां हमने एक प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। तो वहां हमने एक टर्म डिस्कस किया था सेल वॉल, जिसका एक बहुत अहम रोल था प्रोटेक्शन के लिए। तो फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, चाहे वो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, या फिर मल्टीसेल्युलर फंजाई, या फिर मल्टीसेल्युलर प्लांटी की बात कर लेते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के पास एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। अगर हम सेल वॉल के बारे में देखें तो हमें यह पता चलता है कि ये उन सेल्स का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो अपने बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक अच्छा सा कवरिंग प्रोवाइड करता है और किसी भी सेल को एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये सेल्स को उनके इन्फेक्शन से बचाता है और ये सेल को एक परफेक्ट शेप एंड परफेक्ट साइज प्रोवाइड करा करके देता है। तो एक बेसिक आइडिया हमें मिल गया है। अगर हम इसके बारे में और डिटेल में जाने तो हमें पता चलता है कि डिफरेंट केमिकल्स आपस में मिल करके इस सेल वॉल को रिजिड बनाते हैं। अगर हम किसी प्लांटी का बात करें, प्लांटी को भी हम जानते हैं कि हमने उसे 5 छोटे ग्रुप्स में बांट दिया है। जैसे कि हमने उसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स में बांट रखा है। तो इसमें जो एल्गी है वो सबसे सिंपलर प्लांट माना जाता है। अगर हम एक एल्गी के सेल वॉल के ऊपर डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि एक एल्गी का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। उसके साथ ही उसमें कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट भी मौजूद होते हैं। अगर हम इसे और देखें तो इसमें और सारे केमिकल्स जैसे कि मैनेंस इसमें मौजूद होता है, इसमें गैलेक्टेंस मौजूद होता है। ये सारे केमिकल्स आपस में मिलकर के एक मजबूत लेयर तैयार करते हैं जो एल्गी को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर हम बड़े प्लांट्स की ओर देखें, जैसे कि हम एंजियोस्पर्म को देख सकते हैं, हम जिम्नोस्पर्म को देख सकते हैं, तो इनका सेल वॉल जो होता है उसके अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स और डिफरेंट प्रोटीन्स इनको मिलकर के इसका सेल वॉल तैयार करते हैं। एक डायग्राम की मदद से हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ह्यूमंस थे, हमारे अंदर ये सेल वॉल एब्सेंट था, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं और हमारे अंदर जो डिफरेंट मैकेनिज्म चल रहा है वो प्लांट से बहुत मायने में अलग है। जैसे कि हमें एक जगह से दूसरे जगह मूव करना होता है, लेकिन प्लांट जो है सो एक ही जगह पर स्थिर होता है। और भी बहुत सारे केसेस है, जैसे कि प्लांट जो है खुद में एक ऑटोट्रॉप्स है और हम इंसान जो है आपस में एक हेट्रोट्रॉप है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो एक प्लांट को एक एनिमल से अलग बनाती है, इसलिए उसके सेल का स्ट्रक्चर भी जो है जो इन मायनों में अलग होता है। एक डायग्राम की मदद से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये कोई सेल है, दिस इज अ सेल, इसके अंदर बीच में ये रहा इसका न्यूक्लियस, और ये सबसे आउटर मोस्ट में जो ये कवरिंग दिख रहा है, इसी को हमने क्या कह दिया है, इसी को हमने सेल वॉल कह दिया है। फाइन। अगर हम इसको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना करके देखें, अगर इसका छोटा सा टुकड़ा यहां से हम तोड़ लें और इस छोटे से टुकड़े को अगर हम यहां बड़ा सा बना करके देखें, तो हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, फॉर एग्जांपल इसके अंदर सेल्यूलोज है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हेमीसेल्यूलोज है, और बात करें तो इसके अंदर क्या हो सकता है, तो इसके अंदर पेक्टिन है, इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है। ये सारे स्ट्रक्चर मिलके इसको बहुत हार्ड बनाते हैं और ये एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह हमारे सेल्स में, हमारे नहीं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल प्लांट या हो गया, इन सब में एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करता है। फाइन। और हम देखें तो बहुत सारे सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन सेल वॉल का एक और फंक्शन होता है
कि जिस तरीके से अगर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा था कि बहुत सारे मिनरल्स को क्या करना था, डिफ्यूजन के मदद से, सिंपल डिफ्यूजन हो गया या ऑस्मोसिस हो रहा था या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, नहीं तो फिर उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी थे, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप का जिक्र हुआ था। इनके मदद से डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स को क्या करना था, सेल के अंदर आना था और बहुत सारे मिनरल्स को सेल के बाहर जाना था। तो अगर ऐसा कोई सेल है जिसके पास सेल वॉल भी है तो जरूर ही उन मिनरल्स को या फिर उन एटम्स को या फिर उन आयंस को उन सेल वॉल के थ्रू भी पास होना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे ये आयंस होते हैं, बहुत सारा ऐसा एटम्स है या फिर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको सेल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो उस तरीके के मॉलिक्यूल्स या उस तरीके के मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए ये सेल वॉल एक फिल्टर की तरह काम करता है। जिस मैक्रो मॉलिक्यूल्स को या फिर जिस माइक्रो मॉलिक्यूल्स को सेल पसंद करता है और जिनका काम होता है उन्हें ये एक्सेप्ट कर लेता है और अदर मॉलिक्यूल्स को ये रिजेक्ट कर देता है, ये उसके थ्रू पास नहीं होने देता है। तो एक तरह के फिल्टर का भी काम करता है कौन, हमारा ये सेल वॉल जो है। सो आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सेल वॉल जो है सो एक कम्युनिकेशन के तरह भी काम करता है। जैसे एक सेल से दूसरे सेल्स तक अगर किसी बातों को पहुंचाना है, बात कहने का मतलब है कि मैसेज इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स भी हो सकता है। तो उन सब चीजों में सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर किसी एक सेल यहाँ है और एक सेल यहाँ है, एक सेल इसके नीचे है और एक सेल अगर यहाँ है, अगर यहाँ पर 4 सेल है तो हमें पता चलता है कि इन सेल्स के बीच में एक ऐसा भी लेयर होता है जो इन सारे सेल्स को आपस में चिपका करके रखता है। ये केमिकल ये मिडल लैमेला के नाम से जाना जाता है, जिसे हम मिडल लैमेला कहते हैं। और अगर जब हम इसे देखें तो हमें पता चलता है कि ये मिडल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। आगे की ओर अगर हम बढ़े, अगर हम सेल वॉल के टाइप्स के ऊपर एक डिस्कशन करें तो हमें पता चलता है एक होता है प्राइमरी सेल वॉल और दूसरा होता है यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या डिफरेंस है इसे हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज करें तो हमें पता चलता है कि अगर ये कोई सेल है, अगर यहाँ पर ये कोई सेल है, ये सेल के अंदर यहाँ पर ये क्या है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अगर यहाँ पर ये इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये रहा सेल वॉल, तो अंदर के तरफ का जो लेयर होता है इसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कह देते हैं और बाहर की ओर जो होता है इसे हम प्राइमरी सेल वॉल कह देते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि प्राइमरी सेल वॉल के पास कैपेसिटी होती है कि वो समय के साथ डिवाइड करता चला जाए और डिवाइड करते करते सेल को मैच्योर बना दे। और ऐसा वक्त जिस वक्त सेल मैच्योर हो चुका होता है ये प्राइमरी सेल वॉल धीरे 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 डिसअपियर हो जाता है, मतलब ये गायब हो जाता है। समझ में आया? तो ये था सेल वॉल की कहानी। एक ओवरव्यू में हम देख लेते हैं कि एक ऐसा प्रोटेक्टिव यूनिट है जो सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री तैयार करता है। ये सेल को प्रोटेक्शन और इन्फेक्शन से बचा करके रखता है। इसकी बात करें तो ये अलग अलग केमिकल्स जैसे कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, मैनेज, गैलेक्टेंस, इन सब के मिलने से बना होता है। ये सेल को आपस में दूसरे से कम्युनिकेट करने में भी मदद करता है। इसकी बात करें तो ये 2 तरीके का है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी जो है सो समय के साथ क्या करता है, डिवाइड करता है और एट अ टाइम जिस समय सेल मैच्योर होता है उस समय ये अपना धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। एंड फाइनली ये क्या करता है, एक कुल मिलाकर के एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करता है। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखने जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसमें हम गोल्जी बॉडी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इसको नोट कर लेना, अपने एनसीईआरटी बुक को रीड करना, इसको रीड करना और ये तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।